तो तुर्की को मिल जाएगा इजरायल में घुसकर हमला करने वाला फाइटर जेट। इजरायल को धोखा देगा ट्रंप प्रशासन। रूसी S-400 एयर डिफेंस सिस्टम वापस करेंगे तुर्की। आखिर क्या है तुर्की का प्लान जिससे यहूदी देश में सन्नाटा छा गया है, बताएंगे पूरा मामला। और अगली खबर में आपको बताएंगे मस्जिद अल अक्सा बचाने के लिए फिलिस्तीनी संगठनों ने मुसलमानों से कर दी बड़ी अपील, कट्टरपंथी यहूदियों से खतरा। और साथ में आपको बताएंगे जहां एक तरफ भारत में धर्म के नाम पर नफरत का बाजार गर्म है, तो वहीं चीन ने अंतरिक्ष में ऐसी कामयाबी हासिल कर ली है जिससे अब वो सीधे अमेरिका को चुनौती देता दिखाई दे रहा है। दोस्तों यकीन मानिए खबरें काफी इंटरेस्टिंग है, तो आप मेरे साथ इस वीडियो के आखिर तक बने रहिए। दोस्तों तुर्की के रूसी S-400 एयर डिफेंस सिस्टम को लेकर एक बार फिर बड़ी चर्चा शुरू हो गई। दरअसल ऐसी खबरें सामने आई है कि तुर्की इन मिसाइल सिस्टमों को किसी खाड़ी देश को बेच सकता है। इन खबरों के बीच रूस ने कहा है कि वो इस पूरे मामले पर तुर्की के लगातार संपर्क में है। तुर्की के अखबार डेली हुर्रियत की रिपोर्ट के मुताबिक अंकारा जल्दी ही यह ऐलान कर सकता है कि वो अपने S-400 सिस्टम को किसी खाड़ी देश को दोबारा बेच देगा। माना जा रहा है कि ऐसा करने के पीछे तुर्की की कोशिश अमेरिका से F-35 स्टील्थ लड़ाकू विमान दोबारा हासिल करने की है। यानी अमेरिका का F-35 फाइटर जेट के चक्कर में तुर्की रूस के साथ बेहद चर्चित सौदे S-400 एयर डिफेंस सिस्टम को किसी तीसरे देश को बेचने के लिए तैयार है। वैसे कोई माने या ना माने, लेकिन यह तुर्की की तरफ से रूस को बड़ा झटका है। वैसे आपको यह भी बता दें कि इजरायल और ग्रीस नहीं चाहता है कि तुर्की को यह फाइटर जेट मिले, क्योंकि मध्य पूर्व में सिर्फ इजरायल के पास यह फाइटर जेट है। और पिछले काफी दिनों से यह चर्चा भी चल रही है कि ईरान के बाद इजरायल का अगला टारगेट तुर्की ही है। अगर तुर्की के पास यह फाइटर जेट आ जाता है तो तुर्की इजरायल में घुसकर हमला करने की क्षमता हासिल कर सकते हैं, क्योंकि अभी तुर्की के पास ऐसा फाइटर जेट नहीं है। और यह केवल एक लड़ाकू विमान नहीं बल्कि उड़ता हुआ सुपर कंप्यूटर माना जाता है। इसकी सबसे बड़ी ताकत स्टील्थ टेक्नोलॉजी है, जिसकी वजह से यह दुश्मन के रडार पर बेहद छोटी चीज की तरह दिखाई देता है। और जो तुर्की कान नाम का फाइटर जेट डेवलप कर रहा है उसमें थोड़ा अभी समय लगेगा। और रही बात रूसी एयर डिफेंस सिस्टम की, तो तुर्की भी खुद के दम पर कई सारे एयर डिफेंस सिस्टम बना चुके हैं। ऐसे में अभी तुर्की को सबसे ज्यादा जरूरत इस फाइटर जेट की है। लेकिन रूस को धोखा देना यह भी गलत बात है। लेकिन यह भी सच है कि अगर अमेरिका से तुर्की को यह फाइटर जेट मिल जाता है तो इजरायल बहुत ज्यादा नाराज होगा, क्योंकि यहूदी देश बिल्कुल नहीं चाहते हैं कि तुर्की के पास यह शक्तिशाली फाइटर जेट हो। बता दें कि साल 2019 में तुर्की ने रूस से S-400 एयर डिफेंस सिस्टम खरीदा था। इसके बाद अमेरिका ने तुर्की को F-35 प्रोग्राम से बाहर कर दिया था, जबकि तुर्की इस परियोजना का साझेदार भी था। अमेरिका का कहना था कि S-400 और F-35 एक साथ नहीं रखे जा सकते, क्योंकि इससे F-35 की सुरक्षा और नाटो की रक्षा व्यवस्था को खतरा हो सकता है। बाद में अमेरिका ने तुर्की पर कुछ प्रतिबंध भी लगा दिए थे, लेकिन अमेरिका अब तुर्की पर से प्रतिबंध हटाने के लिए तैयार है। वहीं तुर्की लगातार कहता रहा कि S-400 और F-35 के बीच कोई टकराव नहीं है। अंकारा का कहना था कि उसने F-35 कार्यक्रम में अपनी सभी जिम्मेदारियां पूरी की थी और उसे बाहर करना नियमों के खिलाफ था। तुर्की का यह भी कहना है कि F-35 मिलने से सिर्फ उसकी ही नहीं बल्कि पूरे नाटो की ताकत बढ़ेगी। इस हफ्ते नाटो शिखर सम्मेलन के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने संकेत दिया कि अमेरिका तुर्की पर लगे प्रतिबंध हटा सकता है और उसे F-35 विमान बेचने के लिए भी तैयार है। राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगान ने भी भरोसा जताया कि ट्रंप इस विवाद का समाधान निकालेंगे। इसी बीच जब रूस से पूछा गया कि अगर तुर्की S-400 किसी दूसरे देश को बेचता है तो क्या उसने रूस से अनुमति मांगी है, तो क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्को ने कहा कि यह बेहद संवेदनशील मामला है। उन्होंने बताया कि इस मुद्दे पर रूस और तुर्की के बीच लगातार बातचीत चल रही है और आगे भी दोनों देश संपर्क में रहेंगे। फिलहाल तुर्की की ओर से S-400 बेचने को लेकर कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। वहीं दूसरी ओर दोस्तों यरूशलेम की कई फिलिस्तीनी संस्थाओं और संगठनों ने
एक बार फिर लोगों से मस्जिद अक्सा में बड़ी संख्या में पहुंचने की अपील की है। उनका कहना है कि हाल के दिनों में इजरायली बसने वालों यानी सेटलर्स की गतिविधियां बढ़ी है और कुछ कट्टरपंथी समूह ऐसे कदम उठा रहे हैं जिनसे मस्जिद अक्सा की मौजूदा स्थिति और उसकी इस्लामी पहचान पर असर पड़ सकता है। इसी वजह से संगठनों ने खास तौर पर पूर्वी यरूशलेम, इजराइल के अंदर रहने वाले फिलिस्तीनियों और उन लोगों से जो वेस्ट बैंक से यरूशलेम पहुंच सकते हैं, अपील की है कि वो बड़ी संख्या में मस्जिद अक्सा पहुंचे और जुमे की नमाज में जरूर शामिल हो। उनका कहना है कि लोगों की लगातार मौजूदगी मस्जिद अक्सा की हिफाजत और उसकी इस्लामी व अरब पहचान को बनाए रखने में मदद करेगी। वैसे इस ऐलान के बाद शुक्रवार 10 जुलाई 2026 को लगभग 70,000 फिलिस्तीनी मुसलमानों ने जुमे की नमाज अदा की। यरूशलेम इस्लामिक वक्फ के अनुसार भारी सुरक्षा जांच और इजरायली प्रतिबंधों के बावजूद इतनी बड़ी संख्या में लोग मस्जिद पहुंचे। इन संगठनों का कहना है कि इस अभियान का मकसद सिर्फ नमाज अदा करना नहीं, बल्कि दुनिया को यह संदेश देना भी है कि मस्जिद अक्सा अपनी इस्लामी पहचान के साथ कायम है। उनका आरोप है कि इजराइल यरूशलेम के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक स्वरूप को बदलने और शहर के इतिहास को नए तरीके से पेश करने की कोशिश कर रहा है। इसी वजह से उन्होंने फिलिस्तीनियों से अपील की है कि वो मस्जिद अक्सा में अपनी मौजूदगी लगातार बनाए रखें। वहीं दूसरी ओर दोस्तों, चीन की सरकारी मीडिया के मुताबिक चीन ने अंतरिक्ष की दुनिया में एक बहुत बड़ी कामयाबी हासिल की है। चीन ने पहली बार ऐसे रॉकेट का सफल टेस्ट किया है जिसे दोबारा इस्तेमाल किया जा सकता है। चाइना एरोस्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी कॉरपोरेशन ने बताया कि लॉन्ग मार्च 10B रॉकेट ने शुक्रवार को दोपहर 12:15 में दक्षिणी चीन के हैनान से उड़ान भरी। उड़ान भरने के करीब 6 मिनट बाद रॉकेट का मुख्य हिस्सा यानी बूस्टर सुरक्षित रूप से सीधा वापस धरती पर आया और समुद्र में बने एक तैरते हुए प्लेटफॉर्म पर उतर गया। आसान शब्दों में इसका मतलब क्या है दोस्तों, आमतौर पर जब कोई रॉकेट अंतरिक्ष में जाता है तो वो एक ही बार इस्तेमाल होता है। उसके महंगे हिस्से आसमान से समुद्र या जमीन पर गिरकर पूरी तरह नष्ट हो जाते हैं। इस वजह से हर नया सैटेलाइट या अंतरिक्ष यान भेजने के लिए एक बिल्कुल नया और बेहद महंगा रॉकेट बनाना पड़ता है, जिससे अंतरिक्ष मिशन बहुत खर्चीले हो जाते हैं। रॉकेट का बूस्टर उसका सबसे कीमती और महंगा हिस्सा होता है क्योंकि इसी में मुख्य इंजन लगे होते हैं। इसे आप ऐसे समझ सकते हैं कि पहले हर बार यात्रा करने के लिए एक नई और महंगी गाड़ी खरीदनी पड़ती थी और यात्रा खत्म होते ही वो गाड़ी कबाड़ हो जाती थी। लेकिन अब चीन ने एक ऐसी गाड़ी यानी रॉकेट बना ली है जो अपना काम पूरा करके सुरक्षित वापस लौट आएगी। इसे सिर्फ साफ करके और दोबारा ईंधन भरकर बार बार अंतरिक्ष में भेजा जा सकेगा। इससे सैटेलाइट लॉन्च करने का खर्च बहुत ज्यादा कम हो जाएगा। इस कामयाबी का एक बड़ा मतलब यह भी है कि दोबारा इस्तेमाल होने वाले रॉकेट की रेस में चीन अब अमेरिका को कड़ी टक्कर दे सकता है। इससे पहले दुनिया में केवल 2 अमेरिकी कंपनियों के पास ही यह तकनीक थी। अब चीन भी इस खास क्लब में शामिल हो गया है। उदाहरण के लिए मस्क का फाल्कन 9 रॉकेट इसी तकनीक की वजह से आज साल में करीब 150 बार लॉन्च किया जाता है, क्योंकि उसका बूस्टर कई दर्जन बार दोबारा काम में लाया जा सकता है। अब चीन भी बहुत कम खर्चे में और बहुत तेजी से अपने सैटेलाइट अंतरिक्ष में भेज पाएगा। तो फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक नई रिपोर्ट्स के साथ।